हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग के थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर गारंटी टू ए पार्टनर जैसे टॉपिक्स किए थे। बच्चों, अब हम उन सारे टॉपिक्स से आगे मूव करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार जरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। बेटा, आप लोगों के पास सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है इसका मीनिंग? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब एक पार्टनरशिप जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बिजनेस रन कर रहा है, चल रहा है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना यानी कि उसका पुनर्गठन करना, उसको ख़त्म नहीं करना, उसको पुनर्गठन करना यानी कि जो जैसे चल रहा था उसमें कुछ चेंजेस करना और उसको नए तरीके से चलाना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ये क्या होती हैं ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये इसके बाद का टॉपिक है और ये आज हम लोग जो कवर करेंगे उसमें ये पहले 3 टॉपिक्स आते हैं, तो ये आज कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा उसका भी थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक गुडविल हम लोगों ने ये वर्ड काफ़ी बार पढ़ा है, ये हमारी एसेट, इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। +1 के अंदर हमारे पास काफ़ी बार ये सामने आता था अकाउंट्स बनाते टाइम। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन, फीचर्स और सबसे ज़रूरी चीज़ अब की बार हम लोग इसके जो मेथड्स हैं +2 के अंदर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ेंगे। ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के पास नेक्स्ट बीकॉम, फिर एमकॉम, फिर उसके बाद यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स इनमें बड़े यूज़ होते हैं, तो बेस यहाँ से बनता है। हम लोग इसको बहुत ध्यान से करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है व्हेन देयर इज़ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तब उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं। वो 3 टॉपिक्स हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ये कैसे किया जाता है, फिर अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ये किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सिर्फ 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। कॉन्स्टिट्यूट करना होता है किसी चीज़ को बना, रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है दोबारा से बनाना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब हुआ वो बताता हूँ। हम लोगों ने फंडामेंटल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं। ये वर्ड देखो यहाँ दिख रहा है आपको, एग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ऑरल हो। एग्रीमेंट होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, और वो एग्रीमेंट की कुछ शर्तें थी वो आप लोगों को पता है, वो मैंने पीछे पढ़ा दी हैं आप लोगों को। उससे पार्टनरशिप फॉर्म होती है। तो जब वो एग्रीमेंट की शर्तें जो हैं उनमें चेंजेस करते हैं हम लोग और एक नए तरीके से पार्टनरशिप को रन करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूट किन किन सिचुएशंस में किया जाता है, मतलब कि कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस होती हैं कि एक फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम उन कंडीशंस को पढ़ते हैं। हमारे पास पहली जो कंडीशन है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बच्चों ध्यान से सुनना, हम लोगों को जो पुराने साझेदार होते हैं उस पुराने साझेदारी को ख़त्म करके नए साझेदारी को बनाने की ज़रूरत पहली, जब हमारे पास रीज़न बता रखा है, कब पड़ती है? वो है जब एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, अब जो नए पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके आती है। यानी आप ऐसे सोच के चलो, जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, यहाँ एग्जांपल में दे रखा है ए बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन फ्यूचर दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब ये हुआ 2 पार्टनर्स थे और 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 से 3:1 हो गई है, तो इसको भी हम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों, जब एक पार्टनर नया एडमिट होके आ जाता है, यानी कि पुराने पार्टनर्स जो हैं उनके बीच में एक नया पार्टनर भी एंटर कर जाता है, तब जो वो क्योंकि जो नया पार्टनर है उसको भी एक हिस्सा चाहिए। जब वो नया हिस्सा अपना उसमें से पुराने पार्टनर्स के बीच में से एक हिस्सा ले लेता है, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके हिस्से कम हो जाते हैं, ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास के अंदर मान लो एक बेंच के ऊपर आप 2 बच्चे बैठे हो, तीसरा एक बच्चा आके बैठ जाए, तो आप लोगों को कुछ हिस्से का अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। जैसे ए और बी 2 पार्टनर थे, सी कोई नया पार्टनर आ जाता है। इस एग्जांपल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चारू एंड दिनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली
On April 1, 2016, they decided to admit Sudha as a new partner with 1/4 share. It results into reconstitution of firm. बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि नया पार्टनर आने से उनको नए तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी पड़ेगी. वो कैसे चेंज होगी वो अलग मैटर है, वो अलग से हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं. अभी जस्ट ये समझ लो कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब उस टाइम पे भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. ठीक है जी. अब थर्ड केस है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. रिटायरमेंट के केस में भी ऐसे ही होगा, यानी कि जब ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है उसके अंदर पार्टनर्स काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है. बेटा रिटायरमेंट तो आपने सुना ही है ना, काम करते करते कुछ एक या स्पेसिफिक टाइम पूरा हो जाता है या उनकी एज क्रॉस कर जाती है. रिटायरमेंट की एक एज होती है डिसाइड की हुई, वो क्रॉस कर जाती है, तब उनको बिजनेस को छोड़ के जाना होता है. तो जो पीछे लोग बचते हैं उनके लिए अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी. जैसे मान लो 3 बंदे थे, वो बराबर बराबर बांटते थे, तो तीनों का हिस्सा कितना आता था? 1/3 1/3 1/3. अब एक बंदा चला गया और वो फिर बराबर बांटना चाहते हैं, तो 1/2 1/2, यानी कि उनके हिस्से पहले से बढ़ गए हैं और हिस्सों में चेंज आया. तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है जी. अब नेक्स्ट कौन से केसेस हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है? नेक्स्ट केसेस हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर. बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह. बाकी जब पार्टनर्स मान लो काम कर रहे हैं बिजनेस में, उनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो बाकी पार्टनर्स तो बिजनेस को रन करेंगे ना. जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा बाकी दोनों पार्टनर्स में बंट जाएगा. या तो किसी एक पार्टनर को मिल जाएगा या दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, वो उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है. पर फिर भी यानी कि एक पार्टनर के डेथ हो जाने के बाद उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो चेंज होगा ना, उनके हिस्सों में तो चेंज हो जाएगा. तो नए तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं, नए तरीके से गठन होगा उनकी पार्टनरशिप का. एक केस ये हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट केस है, एक वर्ड आप लोग अब सुन रहे हो, अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स. बेटा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो 2 पार्टनरशिप फर्म्स काम कर रही हैं. एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ जिसके पार्टनर A भी हैं, और एक पार्टनरशिप है MNO जिसमें D और C पार्टनर्स काम कर रहे हैं. अब A B और उधर D और C, तो ये पार्टनर्स आपस में मिल जाएं, 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स आपस में मिल जाएं, उसको बोलते हैं अमलगमेशन. यानी कि इकट्ठा होकर अब वो बिजनेस को रन करेंगे. कई बार ये फर्म्स ऐसा करती हैं क्योंकि वो अननेसेसरी कंपटीशन को ख़त्म करके प्रॉफिट को गेन करना चाहती हैं. तो उस केस के अंदर जब पार्टनरशिप इकट्ठी हो जाती है, नए तरीके से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनती है, उसको हम अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स बोलते हैं. और इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का. ठीक है जी. अब नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, ये जो हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये वाला टॉपिक. अब ये वाला टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से कौन कौन सी चीज़ें अराइज होती है जिनको हमें करना पड़ता है बिजनेस में. मान लो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है. आप लोगों ने ऊपर केसेस में पढ़ा कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं कि जब एक फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. उसमें पहला केस ये है जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है. अब वो इस पहले टॉपिक को उठा के बैठ गया. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं. ये पूरे चैप्टर का अगर आप देखो नाम ही क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कहने का मतलब ये है इस चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला केस. उसके बाद इसका एक प्रॉपर बड़ा चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एक अलग टॉपिक है, फिर अमलगमेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है वो बाद की बातें हैं. कहने का मतलब ये है फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में खाली सिर्फ इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे. ठीक है बच्चों. तो अब हम नीचे आते हैं. अब आती है बात चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. इस टॉपिक में हम लोग आगे सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों. जब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तब उस टाइम पे हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आती हैं जिनके साथ कोप अप करना होता है, जिनके साथ डील करना होता है, वो अब आप लोगों को बताता हूँ. पार्टनर्स जो कि बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो सबसे पहला काम जो होता है वो निकालना होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. ये क्या चीज़ है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो? देखो बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म में अगर तो एक नया पार्टनर एडमिट कर जाता है
तब बाकी पार्टनर्स का हम सेक्रीफाइस निकालते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, एक क्लास के अंदर एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, और अगर एक उस क्लास के अंदर बच्चा नया एडमिट होता है और बैठने के लिए उसको वहीं पर ही एडजस्ट करना है, तो बाकी बच्चों को उसको बिठाने के लिए सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ेगा, उसको जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, इकट्ठे इकट्ठे होके बैठेंगे तब वो तीसरे बच्चे के लिए जगह बनेगी। तो सीधा सा मतलब ये है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हम तब निकालते हैं जब एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस होता है। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ में आ गया होगा। उसके बाद है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इसका बिल्कुल उलट होता है। जब एक क्लास के अंदर, मैं क्लास का एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे अलग एक चीज़ इसमें बोलनी है, वो ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे। गेनिंग रेशियो तब निकाली जाती है जब या तो रिटायरमेंट हो या डेथ हो। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो बाकी बचे 2, यानी कि जैसे वो पहले 3 हिस्सों में बंटता था प्रॉफिट, अब वो 2 जनों में बटेगा। तो उस केस में वो दोनों को जो हिस्सा पहले मिलता था उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा ना, तो वो गेन करेंगे। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में भी सेम ही सिचुएशन होगा, यानी 3 की जगह अब प्रॉफिट्स बांटने वाले लोग कितने होंगे, 2। तो उस केस के अंदर हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये वाली, और रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो एक काम होता है वो है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग करना, गुडविल की वैल्यूएशन होती है सबसे पहले, फिर उसकी अकाउंटिंग होती है। ये हमारा एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसको 1 by 1 सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, एक तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल होगी, एक लेंथी टॉपिक है, और उसके बाद अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी है और ये भी है, पर ये वाले टॉपिक थोड़े लेंथी हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में तो हमें टाइम लगेगा ही नहीं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने में। वो इसलिए क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने 6th 7th का मैथ, 8th 9th का मैथ ढंग से पढ़ रखा है तो आप लोग बहुत आराम से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे। बच्चों, सबसे पहला हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में बुक में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर्स। The ratio of surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. It is calculated as follows. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. बेटा, हम लोगों ने sacrificing ratio निकालनी है, यानी त्याग अनुपात निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? हम लोग मान लो पार्टनर्स पहले A और B 2 पार्टनर हैं। 1 मिनट में यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। मान लो A और B 2 पार्टनर हैं और वो 2:1 में प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सी एक नया पार्टनर आ जाता है, मान लो सी एक नया पार्टनर आ जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि उसको 1/5 के लिए हम लोग लाभों में हिस्सा देंगे। बेटा, इस केस के अंदर सी को 1/5 हिस्सा दे दिया। अब बाकी जो बचा वो ये दोनों 2:1 में बांटेंगे। यानी कि जब एक नया पार्टनर एडमिट करता है तो पुराने साझेदार जो होते हैं, जो वो पहले बांट रहे थे, वो हिस्सा कम होकर उससे कम हो जाता है जो उनको पहले मिल रहा था। ठीक है, मतलब अब जो उनको मिल रहा है एट प्रेजेंट वो कम होगा किससे, जो उनको पहले मिल रहा था। तो अगर ये निकालना हो कि किस रेशो में उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो उनकी ओल्ड रेशो होती है उसमें से हम न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है। मान लो 2 पार्टनर थे, पहले 3 रोटियां खा रहा था, दूसरा पार्टनर 2 रोटियां खा रहा था, एक तीसरा बंदा उनके साथ आके जुड़ के आ जाता है, रोटियां वही 5 ही हैं, एक 3 खा रहा था, एक 2 खा रहा था। एक नया पार्टनर आ जाता है तो उसको इन 3 और 2 5 रोटियां, जो पहले 3 खा रहा था, एक 2 खा रहा था, अब उन लोगों ने उसका भी पेट भरना है, तो वो क्या करेंगे, 3 वाला हो सकता है शायद 1 दे दे, जो 2 खा रहा था वो हो सकता है आधी दे दे। तो यानी कि जो तीसरा बंदा है उसको 1.5 मिल जाएंगी। जो पहले दोनों थे, एक जो 3 खा रहा था अब वो 2 खाएगा, और जो 2 खा रहा था वो 1.5 खाएगा। समझ में आई ना बात? मतलब इस तरीके से वो अपना हिस्सा
किसी नए पार्टनर को देते हैं, यानी कि ओल्ड हिस्सा ज़्यादा होता है, वही जो 3 रोटियां और 2 रोटियां खा रहे हैं, और जो नया हिस्सा होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी नए पार्टनर को हिस्सा देना। तो न्यू जो रेशो होती है उसको माइनस करते हैं तो सेक्रीफाइस निकल आता है उनका। और जो गेनिंग रेशो है ये बिल्कुल उलट है उसके। गेनिंग रेशो के अंदर हम लोग उनका लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब ये है कि एक पार्टनर दो पार्टनर या दो से ज़्यादा पार्टनर जब एक बिजनेस के अंदर बिजनेस रन कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे होते हैं, उनमें कोई पार्टनर या तो रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, उसका हिस्सा खाली हो जाए, तो वो जो उन पार्टनर्स को मिलता है उसके अंदर जो नई रेशो आती है उनकी वो ज़्यादा होती है, और वो जो पुरानी रेशो होती है जब वो पार्टनर जिंदा था या रिटायर नहीं हुआ था वो वाला हिस्सा कम होता है। तो जो रेशो एट प्रेजेंट उनको ज़्यादा मिली है उसमें से हम लोग उस पुरानी रेशो को माइनस कर देते हैं, तब उनकी गेनिंग रेशो निकल के आ जाती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग सिर्फ इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कर रहे थे, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को करवाया है। आगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसके बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, उनको करेंगे। तो बेटा ये कुछ इसका बेसिक पोर्शन था। हम लोग डिटेल में अब 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का मीनिंग और इनके 2 फॉर्मूलाज किए हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेंथी टॉपिक होगा वो होगा गुडविल मीनिंग, इसके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी। टिल देन बच्चों, अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो ठीक है बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपना काम करते रहो। ओके बाय।